Okay. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lecture number 18, resistivity or specific resistance. Resistivity और specific resistance को हम define करते हैं कि the resistance of unit dimension of a conductor, that is L is equal to 1 meter, area is equal to 1 meter square and volume is equal to 1 meter cube. ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? इसको हम रेजिस्टिविटी क्यों कहते हैं? ठीक है, अब हम लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस के लिए. ठीक है, हम ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए. दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. और हमने रेजिस्टेंस में ये डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस आपके पास जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं. लेंथ आप चेंज कर रहे हैं वायर का, एरिया आप चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम आप चेंज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस आपके पास है वो चेंज होगा. ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. लेक्चर नंबर 17 में हम ये डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक मींस स्पेसिफाइड. ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर. और यूनिट डायमेंशन का मतलब आपके पास क्या होता है? यूनिट लेंथ 1 मीटर लेंथ, यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम. So the resistance of unit dimension of a conductor is known as a resistivity or specific. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम specific resistance कहते हैं. ठीक है, तो मतलब ये है कि specific resistance या resistivity पैरामीटर जो है, this is for the unit dimension of a conductor. अब हर डायमेंशन नहीं, हर लेंथ नहीं, हर एरिया नहीं, हर वॉल्यूम नहीं, बल्कि यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम के लिए किसी कंडक्टर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है. ठीक है, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है. ठीक है, इसका सिंबल आपके पास है. दिस इज द सिंबल ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. और ये आपके पास रेजिस्टिविटी है एंड दिस इज इंडिपेंडेंट. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ डायमेंशन. ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, दैट इज लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम. लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है, आप कोई भी वायर ले जिसका लेंथ जो भी हो, जिसका एरिया जो भी हो, जिसका वॉल्यूम जो भी हो. ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस तो चेंज होता है, रेजिस्टिविटी आपके पास चेंज नहीं होगा. क्यों? Because the resistivity parameter is defined for unit dimension. Resistivity parameter is defined for unit dimensions. 1 meter length, 1 meter square area, 1 meter cube volume. तो कोई भी वायर, ठीक है, ये अगर आपके पास 1 मीटर लेंथ हो, ठीक है, ये आपके पास 1 मीटर लेंथ हो और ये आपके पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो. ठीक है, ये आपके पास लेंथ, ये आपके पास एरिया, वॉल्यूम आपके पास एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1 मीटर क्यूब. तो फिर इसके रेजिस्टेंस को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं. हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हम इसको कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास. ठीक है, कि आपके पास रेजिस्टिविटी जो है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन. ठीक है, लेंथ आप डबल कर ले, ट्रिपल कर ले. ठीक है, वॉल्यूम आप डबल कर ले, ट्रिपल कर ले. ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टिविटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. रेजिस्टिविटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें. सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, that is length, area and volume.
तो देखिए एमसीक्यूज में इस तरह आ सकते हैं ना, एक वायर था, उसका लेंथ L था, एरिया A था, वॉल्यूम V था, ठीक है, और रेजिस्टिविटी आपके पास X था। अगर मैं एक दूसरा वायर लूं, इसका लेंथ डबल हो, लेंथ 10 टाइम्स ज्यादा हो, एरिया डबल हो, एरिया 10 टाइम्स ज्यादा हो, वगैरह वगैरह, तो उस वायर का रेजिस्टिविटी क्या होगा? इफ द नेचर ऑफ अ कंडक्टर इज सेम, तो रेजिस्टिविटी तो सेम होगा। आप लेंथ जितना टाइम भी बढ़ा ले, आप एरिया जितना टाइम भी बढ़ा ले, आप वॉल्यूम जितना टाइम भी बढ़ा ले, रेजिस्टिविटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टिविटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होता है, ये बात याद रखिए। तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इवन आपको कंफ्यूज इस तरह भी किया जा सकता है कि मैं एक वायर को खींच लूं और उसका लेंथ डबल हो जाए, मैं एक वायर को खींच लूं और उसका लेंथ डबल हो जाए, ठीक है, लेंथ 3 टाइम इंक्रीज हो जाए, 4 टाइम इंक्रीज हो जाए, व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टिविटी? व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी विल बी ऑलवेज रिमेन सेम और कांस्टेंट। रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। लेंथ आप एक्सटेंशन से चेंज करें, ठीक है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लेंथ अगर आप इंक्रीज करें तो एरिया विल बी डिक्रीजेस, वॉल्यूम रिमेन सेम। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो यूनिट है, यूनिट आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है, ओहम मीटर आपके पास रेजिस्टिविटी का यूनिट है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, बट the resistance of a unit dimension of a conductor, the resistance of a unit dimension of a conductor, ठीक है, ये बात याद रखिए। किसी भी डायमेंशन का आप रेजिस्टेंस ले ले तो वो तो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अगर आप यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम बना ले तो फिर उसका रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, या उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो बस कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आप चाहे जितने भी लेंथ चेंज कर ले वायर का, जब तक आपने उसका नेचर चेंज नहीं किया तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास है कि रेजिस्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी आपके पास जो है, दिस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड आपके पास जो है ये नेचर पे डिपेंड करता है, आयरन है, कॉपर है, क्या है, ठीक है। और थर्ड आपके पास जो है ये स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास इसका डिपेंडेंस है, लेकिन डायमेंशन से ये इंडिपेंडेंट है। आप डायमेंशन कितना भी चेंज करें, रेजिस्टिविटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप टेम्परेचर चेंज ना करें या जब तक आप नेचर चेंज ना करें तो रेजिस्टिविटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब यहां पर मैं ले रहा हूं कंडक्टेंस, अब यहां पर मैं ले रहा हूं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। The reciprocal of resistance of a conductor is known as conductance. अगर मैं लिख लूं symbolic representation, ठीक है, अगर मैं symbolic representation लिख लूं that is C, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूला लिख लें, अगर आप फॉर्मूला लिख लें तो C is equal to 1 divided by R. C is equal to 1 divided by R, the reciprocal of a resistance of a conductor, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टेंस कम होगा, आप रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज अ कंडक्टेंस, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम है कंडक्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है कंडक्टेंस कम होगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब आपके पास है वो ये होता है, ठीक है। C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके, रो L डिवाइड बाय A, ये आपके पास बन जाएगा A डिवाइड बाय रो L। और कंडक्टेंस को आप देख सकते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया,
and this is inversely proportional to the length. अगर आप एरिया, वायर के एरिया को डबल कर जाए, कंडक्टेंस विल बी डबल, रेजिस्टेंस विल बी हाफ. अगर आप लेंथ को डबल कर जाए, कंडक्टेंस हाफ हो जाएगा. आप लेंथ को हाफ कर जाए, कंडक्टेंस विल बी डबल. ठीक है, तो सी आपके पास है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर वायर, एंड कंडक्टेंस आपके पास जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. जिस किस्म के एमसीक्यूज पॉइंट्स में रेजिस्टेंस में डिस्कस कर चुका हूं, एरिया डबल हो जाए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हाफ था, लेकिन यहां पर जब एरिया डबल हो जाए तो कंडक्टेंस डबल होगा. अगर लेंथ आपके पास डबल हो जाए, कंडक्टेंस विल बी हाफ. अगर लेंथ आपके पास हाफ हो जाए, कंडक्टेंस विल बी डबल. कंडक्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ वायर. बाकी जितनी भी फॉर्मूले मैंने रेजिस्टेंस में आपको लिखवाए थे, अब एरिया है तो मैं इसको लिख लूंगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय रो एल. ठीक है, पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रो एल. अब ये कंडक्टेंस आपको बता रहे हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है, कंडक्टेंस आपके पास जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डायमीटर. ठीक है, अगर आप वायर के रेडियस को डबल कर जाए, कंडक्टेंस 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा. अगर आप रेडियस को, वायर के रेडियस को हाफ करें, कंडक्टेंस 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. और मैंने आपको लेक्चर नंबर 17 में बताया था कि दीज इक्वेशंस आर ओनली फॉर द सिलेंड्रिकल वायर्स. ये सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल वायर्स के लिए है, ये किसी और शेप के लिए नहीं है. ठीक है, जिस तरह रेजिस्टेंस के लेक्चर नंबर 17 में रेजिस्टेंस के फार्मूले मैंने लिखवाए थे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एग्जैक्टली उसी किस्म के फार्मूले कंडक्टेंस के भी आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा था तो यहां पर डिक्रीज होगा, बिकॉज द रेसिप्रोकल. और ये बात भी याद रखिए, द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. द प्रोडक्ट of conductance and resistance of a conductor is always equal to 1. ये भी याद रखिए, the product of conductance of a conductor wire and the resistance of a conductor wire, this will be always equal to 1. ये हमेशा आपके पास 1 के बराबर होगा. ठीक है, अब इसका यूनिट क्या है? तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट आपके पास है वो ओम है. इसका यूनिट आपके पास जो है, दिस इज ओमेगा की पावर -1 या ओहम की पावर -1 या MHO मो. ठीक है, या ये आपके पास होगा सीमन. ठीक है, MHO मो या इसको हम सीमन भी कहते हैं. सो दिस इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है, चूंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओमेगा की पावर -1 है, ओहम की पावर -1. ठीक है, तो ओहम की पावर -1 और इस स्पेलिंग को उल्टा करें तो मो या इसको हम सीमन भी कहते हैं. ठीक है, सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है, तो ये आपके पास कंडक्टेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास जो है वो बन गए हैं. अच्छा, अब कंडक्टिविटी आपके पास है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसको हम लिख सकते हैं. कंडक्टिविटी or specific conductance. Conductivity or specific conductance. इसका definition भी आपके पास है, the reciprocal of resistivity. The reciprocal of resistivity of a conductor is known as conductivity, या इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं. सिंबल्स कुछ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. मैंने कंडक्टेंस के लिए सी इस्तेमाल किया, कंडक्टिविटी के लिए मैं डी को इस्तेमाल कर लूंगा. सो द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टिविटी. इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं. ठीक है, और याद रखें यहां पर कंडक्टिविटी भी आपके पास जो है, कंडक्टिविटी आपके पास जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट डायमेंशन ऑफ
conductor. The conductance of unit dimension of a conductor is known as conductivity, या इसको हम specific conductance भी कहते हैं, ठीक है। और वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास देखिए, यहां पर मैं लिख सकता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी, डी कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और रो रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. So the conductivity and resistivity of a conductor is always equal to 1. ये हमेशा 1 के बराबर होगा. और ये भी याद रखें कि कंडक्टिविटी आपके पास जो है, this is independent of a dimension of conductor. This is independent of dimension of a conductor. ठीक है, कंडक्टर के डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये आपके पास जो है डायमेंशन, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है. किस चीज पे डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर, स्टेट और नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये बात याद रखिए. अच्छा, अब देखिए रेजिस्ट, ये लास्ट में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वो किसी भी डिफरेंट डायमेंशन के लिए डिफरेंट होता है. आप लेंथ चेंज करें, रेजिस्टेंस चेंज होगा. आप एरिया चेंज करें, रेजिस्टेंस चेंज होगा. आप वॉल्यूम चेंज करें, रेजिस्टेंस चेंज होगा. लेकिन ठीक है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी डायमेंशन के चेंज से चेंज नहीं होते. जब तक आप नेचर को चेंज ना करें, जब तक आप टेम्परेचर को चेंज ना करें, जब तक आप स्टेट को चेंज ना करें, तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर आप डायमेंशन चेंज करें तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस चेंज होगा, ठीक है. डायमेंशन के साथ साथ वो चेंज होता है, ठीक है. तो ये बात याद रखिए. तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये यूनिट डायमेंशन के लिए होता है, ये हर डायमेंशन के लिए नहीं, यूनिट डायमेंशन के लिए होता है, ठीक है. अच्छा, अब रेजिस्टिविटी, अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं कॉपर, आयरन, सिल्वर वगैरह के यूनिट डायमेंशंस वाले वायर बना लूं, तो क्या उसके रेजिस्टिविटी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो नेचर अगर चेंज है तो रेजिस्टिविटी मोस्टली चेंज होता है. मोस्टली मैं कह रहा हूं, आल के लिए नहीं. याद रखिए, कुछ ऐसे कंडक्टर्स है, कुछ ऐसे कंडक्टर्स है, बहुत कम ऐसे कंडक्टर्स है, बहुत कम एग्जांपल्स है कंडक्टर के, ठीक है, जिसमें से अगर आप लोग जो है नेचर देखे तो वो डिफरेंट होता है. प्लैटिनियम और आयरन देखे तो प्लैटिनियम और आयरन का नेचर डिफरेंट है. प्लैटिनियम और आयरन का नेचर डिफरेंट है, लेकिन उसका रेजिस्टिविटी सेम है. तो ये बहुत रेयर केसेस में, कम कंडक्टर्स है जहां पर बावजूद इसके कि नेचर डिफरेंट है लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो सेम है. तो ये अपने जहन में बिठा दें कि प्लैटिनियम और आयरन के रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी सेम है, बावजूद इसके कि इसका नेचर डिफरेंट है, ठीक है. और रेजिस्टिविटी ऐसे मोस्टली कंडक्टर को सेपरेट करता है, ठीक है, कि यार हम कह सकते हैं कि इसका नेचर डिफरेंट होगा. अगर आपके पास दो कंडक्टर्स है और आपने उसकी रेजिस्टिविटी पढ़ा और दोनों की रेजिस्टिविटी डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका नेचर डिफरेंट होगा, ठीक है. लेकिन अगर दो डिफरेंट वायर्स है आपके पास और आपने उसके रेजिस्टिविटी मालूम किया और उसका रेजिस्टिविटी सेम आया, तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि उसका नेचर सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो जवाब ये होगा कि इसका नेचर में और मे नॉट बी सेम. इसका नेचर में और मे नॉट सेम होगा. मतलब फिर भी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि रेजिस्टिविटी सेम है तो नेचर सेम होगा, बिकॉज ऑफ फ्यू एग्जांपल्स. प्लैटिनियम और आयरन देखे उसका रेजिस्टिविटी सेम है, बावजूद इसके कि इसका नेचर डिफरेंट है, ठीक है. तो ये जरूरी बात है, ठीक है. कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी में ये जरूरी बातें हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही होता है कि आप डायमेंशन चेंज करें तो रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है, या रेजिस्टिविटी चेंज होगा कि नहीं होगा. आप डायमेंशन चेंज करें तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, कंडक्टेंस चेंज होगा, लेकिन डायमेंशन की चेंज करने से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगा. मैंने एक वायर को खींच लिया और उसका लेंथ इंक्रीज
क्या उसका कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी चेंज होगा? नो, उसका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस चेंज होगा। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, अब यहां पर हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस को हम ले रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस चूंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो उसका डिपेंडेंस हम टेम्परेचर के साथ ले रहे हैं। ठीक है, याद रखें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आपके पास ये है कि द चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर अगर मैं लू टेम्परेचर डिफरेंस इज इफ कांस्टेंट, चेंज इन रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, ये आर नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं। रेफरेंस टेम्परेचर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपके बुक वाले ने रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ है। ठीक है, सो चेंज इन रेजिस्टेंस आपके पास जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the resistance of a conductor at reference temperature। ठीक है, और रेफरेंस टेम्परेचर आपके बुक वाले ने क्या लिया हुआ है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, एक ये ब्लू एक ये ब्लैक, ये दोनों लेट्स सपोज कंडक्टर है, मैं दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, और इसका भी टेम्परेचर मैं 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेता हूं, इसका भी टेम्परेचर मैं 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेता हूं, तो दोनों का टेम्परेचर चेंज जो मैं लिया वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर डिफरेंस इज कांस्टेंट। सो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। अब किसका रेजिस्टेंस चेंज ज्यादा आएगा? तो याद रखिए, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेफरेंस टेम्परेचर पे ज्यादा था, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेफरेंस टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ है आपके बुक ने, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था उसके रेजिस्टेंस में चेंज भी ज्यादा आएगा। अगर ब्लू का रेजिस्टेंस 100 ओहम था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ब्लैक का रेजिस्टेंस 10 ओहम था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओहम का जो रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर था उसका रेजिस्टेंस 150 ओहम था सपोज, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्लैक का रेजिस्टेंस 10 से 12 ओहम बना, तो इसमें चेंज 2 ओहम का आया और इसमें चेंज 50 ओहम का आया। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बिफोर चेंज पहले ज्यादा था, तो रेजिस्टेंस में चेंज भी ज्यादा आएगा। ठीक है, ये याद रखें। सो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेफरेंस टेम्परेचर पे ज्यादा तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज भी ज्यादा आएगा, अगर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, और रेजिस्टेंस चेंज आपके पास होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन अ टेम्परेचर इफ द रेजिस्टेंस एट अ रेफरेंस टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं दो ऐसे वायर्स ले रहा हूं कि जिनका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेम हो या कांस्टेंट हो, लेकिन टेम्परेचर चेंज जो मैं ला रहा हूं वो डिफरेंट ला रहा हूं। एक का टेम्परेचर चेंज मैं 100 ओहम ला रहा हूं, और दूसरे का टेम्परेचर एक का टेम्परेचर चेंज मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड ला रहा हूं, और दूसरे का टेम्परेचर चेंज मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड ला रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर में चेंज आप जितना ज्यादा लाएंगे, रेजिस्टेंस में चेंज भी उतना ही ज्यादा आएगा। आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि याद रखें हर एक एटम अपने पोजीशन पे वाइब्रेशन या ऑसिलेशन करता रहता है। अपने पोजीशन पे एटम, किसी भी कंडक्टर का एटम, वो वाइब्रेशन करता रहता है, ऑसिलेशन करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कोलिजन करेंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा, और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा सो नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द लेटेस्ट एटम इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से
रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो आप जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज लाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। तो डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये आपके पास डेल्टा आर, ठीक है, इस दोनों को अगर मैं मिला लूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ आर नॉट एंड डेल्टा टी। ठीक है, मैं अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना चाहता हूं तो डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेजिस्टेंस चेंज ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, और अल्फा को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय आर नॉट डेल्टा टी। इसको हम कहते हैं दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर यहां पर रेजिस्टेंस है तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। अगर यहां पर रेजिस्टिविटी है तो फिर ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। सो नाउ दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका डेफिनेशन मैं किस तरह लिखूंगा, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन अ टेम्परेचर। ये आपके पास अल्फा का डेफिनेशन होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन अ टेम्परेचर। सो ये आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अल्फा में देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछे कि अल्फा इसका यूज क्या है तो इसका जवाब मैं आपको दे सकता हूं। देखिए, रेजिस्टेंस से मैं अगर स्टार्ट करूं तो रेजिस्टेंस तो डिफरेंट डायमेंशन वाले कंडक्टर्स, इवन अगर नेचर भी सेम हो तो डिफरेंट होता है। अब ऐसा पैरामीटर जो मुझे नेचर के बारे में बताए कि उसका नेचर सेम है क्या डिफरेंट है, तो फिर ट्राई किया गया रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी यूनिट डायमेंशन वाले वायर्स बनाए गए और उसको चेक किए गए कि ज्यादातर कंडक्टर वायर्स के रेजिस्टिविटी वो डिफरेंट आते हैं। फिर जब हमें प्रॉब्लम ये आया कि कुछ डिफरेंट नेचर वाले कंडक्टर्स के रेजिस्टिविटी भी सेम आए, तो फिर एक तीसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा हमें। ठीक है, जो कि ये हमें बताए कि ये कंडक्टर्स जिसका रेजिस्टिविटी सेम है तो इसका नेचर सेम होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं आपको दो वायर्स दूं और आपने उसकी रेजिस्टिविटी मालूम किया वो सेम है, तो आप एग्जैक्टली ये बात नहीं कर सकते कि उसका नेचर जो है वो सेम होगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते। जिस तरह प्लैटिनम और आयरन है, रेजिस्टिविटी तो सेम है लेकिन नेचर तो सेम नहीं है। तो फिर कौन सा तरीका है जो कि उसके नेचर को सेपरेट करे हमारे लिए? तो फिर आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, आप ये मालूम करेंगे और ये फिर आपको बताएगा कि इसका नेचर सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो याद रखें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि which parameter finally separate the two conductors having unit dimension nature? ठीक है, कौन सा पैरामीटर है या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है कि जो हमें फाइनली बताता है कि दो कंडक्टर्स वायर्स इसका नेचर सेम है क्या डिफरेंट है? तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, या रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो अल्फा। अच्छा, अब यहां पर आप देख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइड बाय आर नॉट इनटू डेल्टा टी। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन अ टेम्परेचर, ये आपके पास अल्फा का फार्मूला है। और डेल्टा आर आपके पास जो है ये किस चीज के बराबर है? आर एच माइनस आर नॉट, द चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मतलब आपने कितना रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया है, आर एच माइनस आर नॉट, ये हाई टेम्परेचर पे है। एट हाई टेम्परेचर
ठीक है, और आर नॉट आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर, या आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है आपके पास। ठीक है, अब ये देखिए आप लोग, ये आप लोग देख लें। ठीक है, अगर मैं लिख लो इफ डेल्टा आर इज इक्वल टू, बल्कि मैं लिख लूंगा आर एच इज ग्रेटर देन आर नॉट, तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा आर आपके पास पॉजिटिव होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर चेंज इन रेजिस्टेंस आपके पास पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि अल्फा आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और याद रखिए वो कंडक्टर जिसका अल्फा पॉजिटिव हो तो इसका मतलब आपके पास ये बनता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके पास मोस्ट कंडक्टर्स के लिए ये है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जिन मटेरियल्स का अल्फा पॉजिटिव हो, जिन मटेरियल्स का अल्फा पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ेगा। ठीक है, आप टेम्परेचर कम करें, रेजिस्टेंस कम होगा। कैसे, मटेरियल का जिसका अल्फा पॉजिटिव हो। ठीक है, और मोस्टली कंडक्टर्स का अल्फा, कंडक्टर्स का आपके पास अल्फा जो है वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड आपके पास है इफ आर एच इज लेस देन आर नॉट, इफ आर एच इज लेस देन आर नॉट, तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा आर विल बी इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा आर आपके पास नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा आर आपके पास नेगेटिव होगा सो अल्फा आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, इसका मतलब आपके पास ये होगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको ये भी बताया कि अल्फा अगर रेजिस्टिविटी है तो फिर आप इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट, रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इस तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है ना, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। याद रखें, वो मटेरियल्स जिसका अल्फा नेगेटिव हो, जिसका अल्फा नेगेटिव हो, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि ऐसे मटेरियल जिसका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर आप कम करें, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर उन मटेरियल्स का अल्फा नेगेटिव हो। और याद रखिए, मोस्टली सेमीकंडक्टर्स, मोस्टली सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, एंड इंसुलेटर्स, एंड इंसुलेटर्स। याद रखिए, मोस्टली सेमीकंडक्टर्स, मैंने ऑल सेमीकंडक्टर्स नहीं कहा क्योंकि कुछ सेमीकंडक्टर्स है जिसका अल्फा पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैंने लिखा मोस्टली सेमीकंडक्टर्स का अल्फा आपके पास जो होता है वो नेगेटिव होता है, और इंसुलेटर्स का। क्यों, आपके ज़हन में ये बात आएगी क्यों। देखिए, सेमीकंडक्टर्स में बॉन्डेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं, बाउंड होते हैं, तो वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड्स टूट जाते हैं। जब बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो फ्री चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं, और जब फ्री चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं कंडक्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है। और अगर कंडक्टेंस बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो जिन कंडक्टर्स का अल्फा नेगेटिव होता है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात याद रखिए। कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसका अल्फा पॉजिटिव,
लेकिन मोस्टली सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का अल्फा नेगेटिव होता है, और जिसका अल्फा नेगेटिव होगा उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और याद रखिए, आप लोगों ने देखा होगा फायर अलार्म्स, अक्सर बड़े बड़े बिल्डिंग में फायर अलार्म्स लगे होते हैं, ठीक है। जब वहां पर कोई हीट प्रोड्यूस हो जाता है तो अलार्म ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और पता चल जाता है कि यहीं पर आग लगी हुई है। तो फायर अलार्म्स या अक्सर जनरेटर अगर आपने घरों में लगाए हुए हैं, ठीक है, और वो गर्म हो जाए काफी ज्यादा, या मशीन है, हैवी मशीन है, वो गर्म हो जाए तो एक अलार्म ऑन हो जाता है। वो अलार्म कौन ऑन करता है, ऑटोमेटिकली किस तरह ऑन होता है? याद रखिए, वहां पर जनरेटर में, हैवी मशीनरी में या फायर अलार्म में, ठीक है, ऐसे कंडक्टर्स लगे होते हैं, ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं जिसका अल्फा नेगेटिव होता है। जिसका अल्फा नेगेटिव होता है, जब हीट प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होते, करंट बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा तो अलार्म आपके पास जो है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। और याद रखिए, सेमीकंडक्टर्स दो किस्म के हैं, पॉजिटिव अल्फा और नेगेटिव अल्फा, लेकिन सबसे यूजफुल सेमीकंडक्टर्स कौन से? जिसका अल्फा नेगेटिव, वो ज्यादा यूजफुल है। थर्मिस्टर देखिए, थर्मिस्टर, थर्मल रेजिस्टर, जिसको थर्मल सेंसर भी कहा जाता है, ठीक है। तो थर्मिस्टर्स जिसका अल्फा नेगेटिव होता है, इसका अल्फा नेगेटिव होता है, और वो ये फायर अलार्म्स और हर वो डिवाइस जो हीट के साथ ऑटोमेटिक करता है, तो उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें जरूरी बात है, आपके पास हो गए। अगर आपसे मैं अगर एक एमसीक्यू बनाऊं कि वो कौन सा पैरामीटर है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, जो हमें ये बताता है कि दो कंडक्टर्स का नेचर सेम है कि डिफरेंट है, तो वो अल्फा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फा है, सही है। तो ये इसमें जरूरी डिस्कशन था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और अल्फा का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट ऑफ अल्फा आपके पास है, दिस इज K - 1, केल्विन -1, ये आपके पास यूनिट है अल्फा का, सही है। तो ये आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में जरूरी बातें आपके पास जो है वो आ गए हैं। इंसुलेटर्स का अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। कौन से सेमीकंडक्टर ज्यादा यूजफुल है? जिसका अल्फा नेगेटिव होता है, वो ज्यादा यूजफुल होता है। फायर अलार्म में, हेवी मशीनरी में, जनरेटर में जब एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और उसमें जो डिवाइस यूज होता है, अलार्म ऑन होता है, तो उस डिवाइस में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसका अल्फा क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। हर वो डिवाइस जो हीट के साथ ऑटोमेटिक करता है, उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वाला जो है मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसमें जरूरी बातें आ गए हैं। तो ये तो था रेजिस्टेंस के बारे में जरूरी डिस्कशन, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास है रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स आपके पास होते हैं, दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन सर्किट। रेजिस्टर आपके पास होते हैं, ये वो डिवाइस होता है जो सर्किट में करंट को कंट्रोल करे, उसको बेसिकली हम कहते हैं रेजिस्टर्स। फैन, टेलीविजन, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस आपके घरों में जो है वो एक रेजिस्टर ही है बेसिकली आपके पास, ठीक है। तो रेजिस्टर्स आपके पास जो है, दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन अ सर्किट, उसको हम रेजिस्टर कहते हैं। रेजिस्टर्स हमारे पास दो किस्म के हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड रेजिस्टर्स, और सेकंड आपके पास जो है वेरिएबल रेजिस्टर्स, ठीक है। फिक्स रेजिस्टर्स आपके पास होते हैं और वेरिएबल रेजिस्टर, नाम से ही जाहिर है। फिक्स रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस अप टू सर्टेन टेम्परेचर फिक्स हो, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सके। फिक्स रेजिस्टर्स आपके पास है ए कार्बन कार्बन रेजिस्टर, ठीक है। बी आपके पास जो है वायर
wound resistor etc. कार्बन कार्बन रेजिस्टर, अगर आप लोग आपके पास अगर कोई चार्जर मोबाइल का खराब हो या रेडियो वगैरह कोई चीज खराब उसको तोड़ दे, उसमें आपको एक किस्म के डिवाइसेस नजर आएंगे। किस किस्म के डिवाइसेस? इस किस्म के आपके पास सिलेंड्रिकल किस्म के डिवाइसेस आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये आपके पास डिवाइसेस, और अगर आप उस पे देखें तो इस पे कलर्स इस तरह कलर बैंड आपको नजर आएंगे। ठीक है, इस तरह कलर बैंड्स आपको नजर आएंगे। ये आपके पास कार्बन रेजिस्टर्स है। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है अप टू सम एक्सटेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर के साथ जो है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको कार्बन कार्बन रेजिस्टर कहा जाता है। इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। इसमें जो कलर बैंड्स आपको देख रहे हैं ये कलर कोड कहलाते हैं, और इस कलर कोड से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, वो आपको बता सकते हैं कि इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, वायर बाउंड रेजिस्टर होता है। अगर आप एक फिक्स लेंथ वाला वायर लें, आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। आपने एक स्पेसिफिक लेंथ लिया, आपने एक स्पेसिफिक एरिया लिया, आपने एक स्पेसिफिक नेचर लिया वायर, तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है, आप उसको वाउंड करें, आप उसको रेजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं सर्किट में। अब मैंने आपको बताया था ओहम्स लॉ में कि ऐसा कोई मटेरियल नहीं जो कि 100% ओहमिक कंडक्टर हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी कंडक्टर से करंट पास करें और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? जब आप करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करते हैं एटम्स के साथ, और कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगा? हीट फॉर्म में होगा। तो टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रख नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ एक्सटेंट में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज से रेजिस्टेंस में चेंज इतना कम आएगा कि उसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अप टू सम एक्सटेंट आप ले सकते हैं रेजिस्टेंस उसका फिक्स। हाँ, लेबोरेटरी में ये अपने जहन में बिठा दें, ठीक है, कि लेबोरेटरी में जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, लेबोरेटरी में जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, उस डिवाइसेस में मोस्टली कौन से वायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं? तो याद रखें, लेबोरेटरी में जो डिवाइसेस, रियोस्टेट आप इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियोमीटर आप इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्सेस आप इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज आप इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन से वायर्स यूज होते हैं? क्योंकि लेबोरेटरी में आप टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रख नहीं सकते, रूम टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आता है। तो याद रखें, लेबोरेटरी डिवाइसेस में ज्यादातर जो है वो इन लेबोरेटरी, ये अपने पास नोट करें, इन लेबोरेटरी यूरिका, ठीक है, जिसको कॉन्स्टेंटीन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको कॉन्स्टेंटीन भी इसको कहा जाता है, यूरिका, ठीक है, एंड मैंगनीन वायर्स, एंड मैंगनीन वायर्स यूज्ड, ठीक है, इन डिवाइसेस। जो लेबोरेटरी में डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उसमें यूरिका, जिसको कॉन्स्टेंटीन भी कहा जाता है, और मैंगनीन वायर्स इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन से? रियोस्टेट, जो आप लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, रियोस्टेट, वो वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ठीक है, थर्मिस्टर, जिसको हम थर्मल रेजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है, तो थर्मिस्टर आपके पास जो होता है वो भी जो है वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास दो मुख्तलिफ किस्म के रेजिस्टर्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टर नेटवर्क्स को मैं पढ़ाऊंगा। तो आप रेजिस्टर नेटवर्क्स पढ़े, ठीक है, रेजिस्टर नेटवर्क्स एक दफा पढ़े, वो मैं करवाऊंगा, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, और साथ में उसके बाद जो है रेजिस्टर नेटवर्क के बाद जो है मैं पढ़ाऊंगा ईएमएफ वगैरह। ठीक है, थर्मिस्टर में एक दो बातें मैं करवा लूंगा। ठीक है, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये मैं डिस्कस करूंगा। तो आप रेजिस्टर नेटवर्क्स पढ़े, ठीक है, लेक्चर नंबर 19 के लिए रेजिस्टर नेटवर्क्स, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल,
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सोर्स, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो लेक्चर इंशाल्लाह मैं लेक्चर नंबर 19 में जो है करवाऊंगा, तो आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच।